so before moving to the next example, let me set up some notation and notation एक set कर देते हैं और फिर उसी notation को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बात करेंगे, especially about the binomial random variable. So we know that मैं ये कहूँगा कि x is, जब मुझे कहना होगा x is binomially distributed, ठीक है, then I will use this notation actually कि एक random जो है ये binomially distributed है, जबकि इसके corresponding दो पैरामीटर्स हैं कि जो हम बर्नौली एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो n बार कर रहे हैं, ठीक है, और हर बर्नौली एक्सपेरिमेंट में जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो p है। तो जब भी मैं ये लिखूंगा तो मेरा मतलब ये होगा कि x एक बाइनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है जिसमें ट्रायल्स n बार हो रहे हैं, बर्नौली ट्रायल्स, और जो प्रोबेबिलिटी है एक बार सक्सेस की वो p है। या फिर यूं के x एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है कि जो n वैल्यूज ले रहा है, ठीक है, और इनमें से और इस रैंडम वेरिएबल का जो PDF है यानी probability that x equal to k is basically यानी what is the probability that we are going to have, so x represent कर रहा है से number of successes को, तो successes 0 भी हो सकती है, 1 भी, 2 भी और n भी हो सकती हैं, और x equal to k का मतलब है कि क्या चांसेस हैं कि k सक्सेसेस हैं, और k सक्सेसेस होने का मतलब ये है कि बाकी n माइनस k जो है वो फेलियर है। सो n चूज k, p रेज टू k और 1 माइनस p रेज टू n माइनस k, ठीक है। तो जब भी मुझे ये कहना होगा कि कोई भी रैंडम वेरिएबल बाइनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद दीज टू पैरामीटर्स, तो इसका मतलब ये है कि वो रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ सक्सेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 0 से n तक हो सकती हैं, और k सक्सेसेस की जो प्रोबेबिलिटीज है वो ये है। तो ये बुनियादी नोटेशन है जो कि मैं हमेशा इस्तेमाल करूँगा इन ऑर्डर टू से द थिंग्स एक्चुअली। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये एक बड़ी मज़े की फेमस बैटिंग गेम है which especially in West, and this game is called Chuck a Luck actually. Chuck a Luck, okay, so Chuck a Luck, ठीक है। So this game goes like this actually. इस गेम में ये होता है कि आपके पास 6 नंबर्स हैं, ठीक है, so 1 2 3 4 5 और 6, आपके पास 6 नंबर्स हैं, और आप इन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने 4 सिलेक्ट किया और इस 4 पर आपने एक किस्म की शर्त लगाई या बेट किया, ठीक है। सो 4 सिलेक्ट होने के बाद या कोई भी नंबर इन 6 में से सिलेक्ट होने के बाद होगा ये कि आप 3 डाइस उठाएंगे, यानी 3 छक्के उठाएंगे, ठीक है, 3 डाइस उठाएंगे और उन 3 डाइस को रोल करेंगे, उन 3 डाइस को रोल करेंगे। अगर आप अगर उन 3 डाइस में से आपका सिलेक्टेड नंबर फॉर एग्जांपल एक डाइस में अपेयर होता है, अगर एक डाइस में अपेयर होता है तो आपको $1 मिलेगा, ठीक है, या 1 यूनिट ऑफ मनी मिलेगी, 100 रुपए या जो भी आप कहें। अगर उन जो 3 डाइस आपने रोल की हैं उनमें से अगर आपका सिलेक्टेड नंबर 2 बार अपेयर होता है, यानी 2 डाइस पर अपेयर होता है, यानी 2 डाइस जो है वो आपको 4 देती हैं, ठीक है, तो आपको $2 मिलेंगे। और अगर तीनों डाइस पर आपका सिलेक्टेड नंबर आता है तो आप $3 जीतेंगे, ठीक है, 3 रुपए या 300 रुपए जो भी आप बेट करते हैं, ठीक है। और अगर तीनों डाइस में से
किसी एक डाइस में भी आप $1 किसी एक डाइस में भी आपका सिलेक्टेड नंबर नहीं आता तो फिर आप $1 लूज करेंगे। ठीक है, 3 डाइस में से जितनी बार आपका सिलेक्टेड नंबर आएगा आप उतने डॉलर जीतेंगे, और अगर तीनों डाइस में आपका सिलेक्टेड नंबर रोल करने के बाद नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो $1 लूज करेंगे। सो ये गेम है जिसे आप चक अलग कहते हैं। फिर इसके डिफरेंट वर्जन है, बट यू नो दिस इज एन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ दिस गेम चक अलग एक्चुअली। अब इसमें जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या ये गेम एक फेयर गेम है। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज दिस एक्चुअली, दैट इज दिस अ फेयर गेम। ठीक है, इज दिस अ फेयर गेम। अब इज इट अ फेयर गेम। ठीक है, सो इसको आंसर करने के लिए let's start with thinking about the random variable actually. So let's give x a name. ठीक है, x किसको represent कर रहा है? ठीक है, x represent कर रहा है earnings that, for example, एक gambler can make in this game actually। ठीक है, इस गेम में गैम्बलर क्या अर्निंग, क्या उसकी पोटेंशियल अर्निंग हो सकती हैं, आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो x कौन कौन सी वैल्यू लेगा, क्या अर्निंग हो सकती है। फर्ज कर लें कि एक बार भी अगर हमारा सिलेक्टेड नंबर नहीं आता तो आई एम गोना लूज $1 यानी -1, और अगर एक बार आता है तो आई गेन $1, और 2 बार आता है तो I'll gain $2, और अगर तीनों बार डाइस थ्रो करने से जो अगर हमारा सिलेक्टेड नंबर आता है if we are lucky enough तो we're gonna gain $3 actually। So this is what is the case actually। अब अगर मैं इस रैंडम वेरिएबल को पहचानना चाहूँ कि ये क्या है, तो आप सबसे पहले देखें दिस इज लाइक कि आपके पास 3 ट्रायल्स हैं। ठीक है, जिसमें 6 इंडिपेंडेंट आउटकम्स हैं। ठीक है, इक्वली लाइकली, और उनमें से ट्रायल्स कितने हो रहे हैं, यानी 3 डाइस जो है वो रोल हो रहे हैं, n is 3, और हर रोल में ठीक है जो सक्सेस होने के चांसेस हैं वो क्या है p। अच्छा, आप इसको यूं भी देख रहे होंगे कि जी कि एक रोलिंग अ डाई बर्नौली ट्रायल कैसे। बर्नौली ट्रायल में इसको इस तरह अज्यूम कर रहा हूं कि अगर मैं एक रोल करता हूं डाई तो या तो मेरा सिलेक्टेड नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। सो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स एक्चुअली। ठीक है, या तो मेरा सिलेक्टेड नंबर एक डाइस पर अपेयर होगा या नहीं होगा। तो जी कितने डाइस हैं, 3 डाइस हैं, और मेरा नंबर अपेयर होने के चांसेस कितने हैं, वो हैं ओनली 1/6 एक्चुअली। जबकि मेरा सिलेक्टेड नंबर अपेयर ना होने के चांसेस कितने हैं, वो हैं 5/6 एक्चुअली। तो मैं कहूँगा ये जो रैंडम वेरिएबल x है ये बाइनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पैरामीटर 1/6 and 3। ठीक है जी। तो अब अगर हम इनमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना चाहें, यानी मैं ये कंप्यूट करना चाहूँ कि क्या चांसेस हैं कि मैं $1 लूज करूंगा। $1 लूज करने का मतलब ये है कि 3 में से किसी भी डाइस पर मेरा चूजन नंबर नहीं आ रहा, और क्योंकि मेरा चूजन नंबर नहीं आ रहा लिहाजा 1/6 की जो पावर होगी वो होगी 0। तो इसका मतलब ये है कि तीनों टाइम जो है वो डिफरेंट नंबर आ रहा है, यानी 5/6 की पावर होगी 3। जबकि इसके होने के चांसेस क्या है कि प्रोबेबिलिटी इज x = 1। इसका मतलब ये है कि 3 में से एक डाइस ऐसा है कि जिसमें
मेरा चूजन नंबर, मेरा सिलेक्टेड नंबर या गैम्बलर का सिलेक्टेड नंबर जो है वो अपेयर हो रहा है, और उस नंबर के अपेयर होने के चांसेस कितने, वो हैं 1/6 यानी पावर 1, और बाकी दो नंबर्स डिफरेंट होने के चांसेस कितने, वो 5/6 की पावर स्क्वायर है। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 इज गोना बी 3 चूज 2 1/6 का स्क्वायर और 5/6 की पावर 1, और फाइनली क्या चांसेस हैं कि तीनों जो रैंडम वेरिएबल हैं वो, या तीनों जो डाइस हैं वो मेरा सिलेक्टेड नंबर उन पर पेयर होगा। उसके चांसेस जो हैं वो ये हैं 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 0 एक्चुअली। सो दीज आर गोइंग टू बी द नंबर एक्चुअली। ठीक है, अब जो हमारा सवाल है कि इज इट अ फेयर गेम, ये हम कैसे मालूम करें? ये मालूम करने का तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, बट वन ऑफ द इजीएस्ट वे वुड बी टू कंप्यूट द एक्सपेक्टेशन एक्चुअली, कि आप एक्सपेक्टेशन कंप्यूट करें। और एक्सपेक्टेशन यानी ये आप कंप्यूट करें कि ऑन एवरेज जो हम गेम्स खेल रहे हैं उनमें से कितनी गेम्स में हम हार रहे हैं और कितनी गेम्स में हम जीत रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा गेम्स ऐसी हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा गेम्स ऐसी हैं कि जिसमें हार रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10 में से मैं 9 गेम्स हार जाता हूं और एक गेम जीतता हूं, तो मैं कहूंगा, और बार बार ऐसा होता है कि जब भी मैं 10 बार ये गेम खेलूं चक व्हील, तो हर 10 बार में से 9 बार 8 बार 7 बार मैं हार जाता हूं और एक बार या 2 बार मैं जीतता हूं। तो जीतता बहुत कम हूं और हारता मैं बहुत ज्यादा हूं, तो इसका मतलब यह है कि ये फेयर गेम नहीं है, ठीक है, ऑन एवरेज। तो ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि ये फेयर गेम है या नहीं? तो इसका तरीका ये है कि आप इस रैंडम वेरिएबल x की एक्सपेक्टेशन कंप्यूट कीजिए। और एक्सपेक्टेशन कैसे कंप्यूट होगी कि हर वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, हर वैल्यू को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कीजिए और सम कीजिए, ठीक है। सो आई एम नॉट डूइंग कैलकुलेशन, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द रिजल्ट। सो द एक्सपेक्टेशन इज दिस एक्चुअली 17 by 216। अब इस नेगेटिव 17 by 216 की क्या इंटरप्रिटेशन है? इस नेगेटिव 17 by 216 की इंटरप्रिटेशन ये है कि जी हर 216 गेम्स में से ऑन एवरेज आप 17 गेम्स हारेंगे। हर 216 गेम्स में से आप 17 गेम्स जो हैं वो लूज करेंगे। तो हम जीतेंगे कितनी ऑन एवरेज? इट इज गोइंग टू बी 216 में से 17 सब्ट्रैक्ट करके। तो इसका मतलब ये है कि एक मेजर चंक ऑफ गेम्स जो है वो जो खेलने वाला है, जो बैट करने वाला है, वो जीतेगा। यानी हारना जो है वो कम है और जीतना जो है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये गेम गैम्बलर के हक की गेम है। यानी एक ऐसी गेम है कि जो गैम्बलर को, खेलने वाले को फायदा दे रही है हमेशा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली फेयर गेम तब होती कि जब जो हारने और जीतने का रेशो है वो राउंड अबाउट एक ही होता है। So, इसका मतलब ये है कि दिस गेम इज इन द फेवर ऑफ द गैम्बलर एक्चुअली, ठीक है, इज इन द फेवर ऑफ द गैम्बलर। और कंक्लूजन आप खुद निकालेंगे इससे क्या नतीजा निकलता है। सो आई होप यू गॉट सम another kind of a result actually. नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। बड़ा मजे का एग्जाम्पल है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम द जेनेटिक्स। So that's an example from the genetics. Genetics is part of the biology. Okay, so it talks about it's a study of the very fundamental structure of the life actually. Okay, DNA, genes. So you study all that stuff in that actually. तो हम इसमें जिस प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं वो ये है कि फर्ज कर दें दो पेरेंट्स हैं। Imagine this guy is a father, ठीक है, and this is mother. So he's father and she is
mother, okay, or is father or mother, so these father and mother have children, so assume कर दें कि जी चार बच्चे हैं इनके, so they have kind of 4 kids, ठीक है, so 1 2 3 4, ठीक है। अब जो इस प्रॉब्लम में हम डिस्कस करना चाहते हैं या इस क्वेश्चन में जो हम डील करना चाहते हैं वो ये है कि हमें पता है कि समटाइम्स क्वाइट ऑफन एक्चुअली बच्चे जो है दे लुक लाइक पेरेंट एक्चुअली, एंड समटाइम्स दे डोंट लुक लाइक पेरेंट, सो दे हैव डिफरेंट फीचर्स, मगर बास फीचर्स कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वालदा और वालिद की आंखों का कलर ब्लैक है तो बच्चे की आंखों का कलर मोस्ट प्रॉब्ली ब्लैक ही होगा। ये बहुत रेयर हो सकता है कि जी उनका कलर जो है वो कुछ और, ठीक है। या अगर वालदा या वालिद में से या दोनों या कोई एक लेफ्ट हैंडेड है तो क्या बच्चा भी लेफ्ट हैंडेड होगा, ठीक है। सो इट्स लाइक, सो दिस वुड बी काइंड ऑफ अ सिमिलैरिटी। सो हम बात करेंगे कि जी हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम ये चांसेस कंप्यूट करें कि जो पेरेंट्स हैं क्या उसमें से किसी एक के फीचर बच्चे में होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे या नहीं होंगे तो उनके क्या चांसेस हैं। सो दिस इज व्हाट दैट वी लाइक टू डू, दैट हाउ मच ऑफ दैट कि अगर आप कोई एक फॉर एग्जांपल आंखों का कलर उठा लेते हैं या लेफ्ट हैंडेडनेस उठा लेते हैं या कोई और अपीयरेंट फीचर्स उठा लेते हैं तो वो पेरेंट्स जैसे होंगे या नहीं होंगे। सो वी विल लाइक टू बेसिकली टॉक अबाउट दैट काइंड ऑफ अ थिंग एक्चुअली। अब इस सारे के फीचर्स का जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो जीन्स होते हैं। अब हर बच्चा फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस किड एक पेयर ऑफ जीन्स रिसीव करता है अपनी मदर से भी और फादर से भी। सो हर बच्चा जो है kind of receives a pair of gene actually. For example, this circle is representing a gene, ठीक है। So ये pair of gene, ठीक है। और जो जीन्स हैं फिर उनको आप दो तरह से डिवाइड करते हैं। तो बाज़ जीन्स R होते हैं यानी रिसेसिव होते हैं, और बाज़ जीन्स जो हैं वो डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। तो जीन दो तरह के होते हैं, रिसेसिव जीन्स और डोमिनेंट जीन्स। अब मुझे बताएं ये जो पेयर है पॉसिबली ये क्या क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि एक बच्चा अपनी मदर से रिसेसिव जीन रिसीव करे और अपने फादर से भी रिसेसिव जीन रिसीव करे, यानी जो वो पेयर रिसीव करता है वो RR है। या एक बच्चा अपने मदर से रिसेसिव जीन रिसीव करे और अपने फादर से या फादर से रिसेसिव और मदर से डोमिनेंट जीन रिसीव करे, या फिर DR या फिर DD, ठीक है, DR या फिर DD। तो ये 4 पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं हर एक बच्चे। अब जो की इंफॉर्मेशन जैसे हमें जहन में रखना है वो ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मदर या फादर या उनमें से कोई एक या दोनों, ठीक है, वो अच्छा इस पेयर ऑफ जीन को आप रिसेसिव पेयर कहते हैं। So it's a recessive pair. अगर एक बच्चे के जीन का पेयर ऑफ जीन यानी हर एक पेयर ऑफ जीन जो है उसका वो रिसेसिव है, RR है, तो वो रिसेसिव पेयर ऑफ जीन कहलाएगा। और अगर एक बच्चा
जो पेयर ऑफ जीन्स रिसीव कर रहा है अपने फादर से या मदर से वो डिफरेंट है, तो फिर इनको हम कहेंगे कि ये हाइब्रिड किड है, ये हाइब्रिड किड। ठीक। और अगर दोनों तरफ से वो डोमिनेंट जीन रिसीव करता है तो फिर हम ये कहेंगे कि ये बच्चे ने डोमिनेंट पेयर ऑफ जीन्स जो है वो रिसीव किए। ठीक है। अब बच्चे के फीचर्स, फॉर एग्जांपल आंखों का कलर या लेफ्ट हैंडेडनेस और पेरेंट के फीचर्स कब सेम और कब डिफरेंट होंगे, वो तब हो सकते हैं पोटेंशियली, आई मीन इफ यू रीड द इंफॉर्मेशन, वो ये कि जब फॉर एग्जांपल पेरेंट्स ये हों और बच्चे ये हों, यानी फीचर्स अलाइक कब होंगे, डिफरेंट कब होंगे। ठीक है, कि जब फॉर एग्जांपल पेरेंट्स ये हों और डिफरेंट ये हों, यानी किड्स ये हों, या पेरेंट्स ये हों उनके पेयर ऑफ जीन्स ये हों और बच्चे के जो पेयर ऑफ जीन्स ये हों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि जब बच्चे के और पेरेंट के, फॉर एग्जांपल बच्चा हाइब्रिड हो और पेरेंट डोमिनेंट हो, या पेरेंट डोमिनेंट हो और बच्चा हाइब्रिड हो, तो फिर उन बच्चों के फीचर्स या कोई एक फीचर जो है जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट होगा अपने पेरेंट के उससे, पेरेंट के ट्रेड से या उसके फीचर्स। सो दिस इज व्हाट इज द की थिंग एक्चुअली दैट वी वुड लाइक टू। अब हम अज्यूम ये कर रहे हैं, सो हियर इज द नेक्स्ट थिंग गिवन, कि जी फर्ज कर लें पेरेंट्स हाइब्रिड है, पेरेंट्स हाइब्रिड है, यानी इनके जो पेयर ऑफ जीन्स हैं वो आरडी या डीआर हैं और इनके भी पेयर ऑफ जीन्स आरडी या डीआर है। ठीक है, अगर आप गौर करें, अगर फादर प्योरली रिसेसिव हो और मदर प्योरली डोमिनेंट हो, तो जो फादर की तरफ से, तो बच्चा जरूर हाइब्रिड होगा, क्योंकि जो फादर की तरफ से आएगा, यानी अगर आर आर और डी डी हो, तो इनकी तरफ से जो बच्चा होगा उनका हमेशा वो हाइब्रिड ही होगा, सो इट्स गोना बी हाइब्रिड। ठीक है, अगर पेरेंट रिसेसिव हो, यानी फादर रिसेसिव हो और मदर फॉर एग्जांपल हाइब्रिड हो, तो इनके बच्चे प्योरली रिसेसिव भी हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि एक आर जो है वो यहाँ से आ जाए और एक आर यहाँ से आ जाए। ठीक है, और बच्चा जो है वो प्योरली रिसेसिव हो, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से तो आर ही आएगा बिकॉज द फादर इज प्योरली रिसेसिव और यहाँ से डोमिनेंट आ जाए और बच्चा जो है वो हाइब्रिड हो। ठीक है जी, so you have to understand, so this is really common sense actually, so you can figure out you can think of ये दोनों ही आर डी हो तो फिर क्या हो सकता है, अगर ये भी आर डी हो, फॉर एग्जांपल दोनों हाइब्रिड हो। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन में या इस प्रॉब्लम जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसमें यही अज्यूम किया गया कि जी दोनों पेरेंट्स हाइब्रिड हैं। अगर ये दोनों पेरेंट्स हाइब्रिड हैं तो बच्चे क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स की तरफ से रिसेसिव जीन आए और बच्चा जो है वो रिसेसिव हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पेरेंट यानी फादर की तरफ से आर आए और मदर की तरफ से डी आए, तो जो बच्चा है वो हाइब्रिड हो, और या फिर फादर की तरफ से डी आए और मदर की तरफ से आर आए और बच्चा हाइब्रिड हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ से डोमिनेंट आए तो फिर बच्चा भी प्योरली डोमिनेंट होगा। अब मैं प्रिसाइसली ये सवाल लिखने की कोशिश करता हूँ कि इस पूरी सिचुएशन में, यानी हम इंटरेस्टेड किस प्रॉपर्टी में, सो आई होप यू अंडरस्टूड द सिचुएशन। सो इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन। यहाँ से आप आइडिया लें, किताब से आप खुद पढ़ें, सो यू गोना मेक मोर सेंस ऑफ इट एक्चुअली। सो सवाल ये है जिसमें इंटरेस्टेड है, सवाल ये कि जी फर्ज कर लें कि पेरेंट्स आर हाइब्रिड, दोनों हाइब्रिड हैं। ठीक है जी,
दोनों हाइब्रिड है। इसका मतलब है कि उनके बच्चे जो हैं वो रिसेसिव भी हो सकते हैं, हाइब्रिड भी हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स आर हाइब्रिड। और मैं इंटरेस्टेड हूं कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी